हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के इस क्रम में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को इपिक्यूरियनवादी विचारधारा से अवगत कराया था। आज का विषय है स्टोइकवाद विचारधारा। स्टोइकवादी विचारधारा से आज मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इपिक्यूरियनवादी विचारधारा बताया था और यह भी बताया था कि इपिक्यूरियनवादी विचारधारा और स्टोइकवादी विचारधारा का उदय सुकरात के पश्चात सिनिक और सायरेनिक विचारधारा के रूप में होता है। जैसा कि सिनिक विचारधारा जो होती है वह आत्मज्ञान को महत्व देती है, वह बौद्धिक ज्ञान को महत्व देती है, वहीं जो सायरेनिक विचारधारा होती है वह भौतिक सुख को महत्व देती है, या लौकिक सुख कह सकते हैं, सांसारिक संसारिक सुख कह सकते हैं, या फिर हम उसको शारीरिक सुख कह सकते हैं। इन सब पर बल देती है। तो दोनों विचारधाराओं में थोड़ा बहुत अंतर है, हालांकि जो दोनों का उद्देश्य है वह उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन साधन दोनों के अलग अलग हैं। जहां एपिक्यूरियनवादी विचारधारा कहती है कि मनुष्यों को सुख लेना चाहिए, यानी कि शारीरिक सुख पर महत्व देना चाहिए, भौतिक सुख पर, लौकिक सुख पर महत्व देना चाहिए, अधिक से अधिक सुखों का उपभोग करना चाहिए, राज्य से सरकार से उसको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वह मनुष्य अकेले भी आनंद ले सकता है, वह व्यक्ति अकेले भी आनंद ले सकता है, उसको राज्य की जरूरत नहीं है। वही जो स्टोइकवादी विचारधारा होती है वह यह कहती है, वह आत्मज्ञान पर बल देती है, वह व्यक्ति के ज्ञान को महत्ता प्रदान करती है। तो जो स्टोइकवाद विचारधारा है यह यूनानी भाषा के स्टोवा से लिया गया है। स्टोवा यूनानी भाषा के स्टोवा से लिया गया है। स्टोवा, और जो स्टोवा है इसका अर्थ होता है, यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है दहलीज। इसका अर्थ क्या होता है? दहलीज। देखिए, स्टोइसिज्म जो है वह स्टोवा से लिया गया है यूनानी भाषा के। इसका अर्थ होता है दहलीज, या इसको हम पोर्टिको कहते हैं, पोर्टिको भी कहते हैं, या देहली कह सकते हैं। यानी कि इस विचारधारा के जो प्रवर्तक होता है वह जीनो होता है। प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक जीनो होता है। और यह जीनो जो है वह दहलीज पर बैठ के, यानी कि घर की चौखट पर, या अपने घर के चौखट के बाहर जो स्थान बना होता है, घर के ठीक मुख्य द्वार पर ही जो स्थान बना होता है, चबूतरा बना होता है, या जो भी जैसे भी हो सकता है, उस पर बैठकर वह भाषण दिया करता था, यानी कि अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करता था। तो उसके अनुयायियों ने इस विचारधारा को क्या स्टोइक बोलना शुरू किया। उसके अनुयायियों के द्वारा इसके विचारधारा को स्टोइक के नाम से पुकारा जाने लगा। तो स्टोइकवाद को विकसित करने में जिन व्यक्तियों का योगदान है उनमें प्रमुख व्यक्ति हैं इपिक्टेटस। स्टोइकवादी विचारधारा को विकसित करने का जो श्रेय है वह विभिन्न व्यक्तियों को जाता है। जैसे कि पहला तो यह एपिक्टेटस है। जो एपिक्टेटस होता है यह एक दास होता है। किसका दास होता है? जो इपिक्टेटस होता है यह एक दास होता है। और दूसरा मार्स आरलिशियस। मार्स आरेलियस। दूसरा मार्स आरेलियस होता है। यह जो मार्स आरेलियस है यह रोम का सम्राट होता है। यह सम्राट होता है कहाँ का? रोम का सम्राट होता है। यह मार्स आरेलियस होता है। और इसके पश्चात सेनेका जो होता है
वह नीरो का मंत्री होता है। प्रसिद्ध सम्राट जो होता है रोम का, नीरो का मंत्री होता है। यह एक विधि शास्त्री होता है। इन विभिन्न विचारों का योगदान होता है, यानी कि एपिक्टेटस का योगदान होता है, मार्स आरेलियस का योगदान होता है और सिसरो का भी योगदान होता है। सिसरो का भी योगदान होता है। सेनिका और सिसरो का योगदान होता है। सिसरो जो होता है वह एक विधि शास्त्री होता है। सेनिका नीरो का मंत्री होता है। तो स्टोइकवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय, पुष्पित और पल्वित करने का श्रेय इन विभिन्न विचारकों को जाता है। कौन विचारक है? एपिक्टेटस हैं। यह एक दास होता है। दूसरा रोम का, यह किसका दास होता है? जीनो का दास होता है। यह एक दास होता है। दूसरा क्या है? रोम का सम्राट मार्स आरेलियस होता है। तीसरा सेनेका जो नीरो का मंत्री होता है। चौथा सिसरो जो रोम का विधि शास्त्री होता है। तो इस तरह से ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा स्टोइकवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है या स्टोइकवादी विचारधारा का प्रसार किया जाता है। जीनो एक प्रसिद्ध सिनिक ग्रेटीज का शिष्य था। जीनो जो होता है वह ग्रेटीज का शिष्य होता है। ग्रेटीज का शिष्य होता है। जीनो ग्रेटीज का शिष्य होता है। और जब चूंकि जीनो ग्रेटीज का शिष्य होता है, यह सिनिक, इसलिए इस विचारधारा को सिनिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यह विचारधारा जो है वह सिनिकवाद का ही विकसित रूप है। यानी कि सिनिकवाद विचारधारा जो होती है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टोइकवादी विचारधारा में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टोइक विचारकों ने सिनिकवाद के ही आधारभूत सिद्धांतों को अपनाया। तो स्टोइकवाद ने सिनिकवाद के ही विचारधारा को अपनाया, सिनिकवाद के ही सिद्धांतों को अपनाया, सिनिकवाद के मुख्य मान्यताओं को अपनाया। जैसे इच्छा शक्ति पर स्वरोचता। सिनिकवादी यह चाहते थे कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखे, और जब नियंत्रण में रखेगा तभी व्यक्ति सुखी रह पाएगा। पूर्ण आत्मनिर्भरता, यानी कि व्यक्ति पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने, यानी कि उनकी अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर करें। आत्मसंयम, यानी कि यह सिनिकवादी ये विचारधारा ये मानती थी कि जो आत्मसंयम है यह व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं रहेगा, आत्मसंयम नहीं रहेगा, तो उसके अंदर तृष्णाओं का जन्म होता रहेगा, लालसाओं का जन्म होता रहेगा। तथा इसने प्रकृतिवादी विचारधारा को अपनाया, यानी कि प्रकृति को स्वीकार किया, प्रकृति को ही विकसित किया और अधिक स्पष्ट बनाया। प्रकृतिवादी विचारधारा को इन्होंने विकसित किया, अधिक स्पष्ट बनाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि स्टोइकवादी विचारधारा का प्रभाव जो होता है वह सदियों तक पड़ा रहता है। रोम के ऊपर इसका प्रभाव होता है और रोम वासियों के ऊपर इसका प्रभाव होता है, और सदियों तक इस स्टोइकवादी विचारधारा का प्रभाव होता रहता है। और रोम के अलावा अन्य यूरोपीय देशों को भी यह स्टोइकवाद विचारधारा प्रभावित करती है। तो हाँ, ये देखते हैं कि स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। स्टोइकवाद के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आत्मिक सुख पर बल। आत्मिक सुख पर बल। देखिए, आत्मिक सुख पर बल। स्टोइकवादी विचारधारा आत्मिक सुख पर बल देते हैं, जबकि एपिक्यूरियनवादी क्या करते हैं? यह भौतिक सुख पर बल देते हैं, यानी कि यह भौतिक सुख पर बल देते हैं, शारीरिक सुख पर बल देते हैं। तो स्टोइकवादी विचारधारा मनुष्य के आत्मिक सुख पर बल देती है, यह भौतिक या शारीरिक सुख पर बल नहीं देती है, यह भौतिक या शारीरिक सुख को महत्व नहीं देती है। इनका मानना है कि व्यक्ति को अपनी तृष्णाओं को
अपनी कामनाओं वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपनी तृष्णाओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने वासनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तभी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है और वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति संसार के समस्त ऐश्वर्य का स्वामी होते हुए भी दुखी रहता है। इनका यह मानना है, स्टोइकवादी विचारधारा का यह मानना है कि जिस व्यक्ति के पास अनेक प्रकार के धन संपत्तियां हैं वह भी दुखी रह सकता है यदि उसने अपनी वासनाओं पर नियंत्रण न किया, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न किया, अपने कामनाओं पर नियंत्रण न किया, तो वह भी दुखी रह सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो धनवान होते हैं नित्य वह उनकी लालसाएं बढ़ती जाती हैं। इसी तरह से जब व्यक्ति अपने लालसाओं का, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेता है तो वह सुखी हो जाता है। स्टोइकवादी विचारधारा यह भी कहती है कि एक दीनहीन व्यक्ति, एक दरिद्र व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति जब अपनी तृष्णाओं पर, अपनी कामनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है तो वह असीम सुख की अनुभूति करता है, असीम सुख की अनुभूति करता है। यह विचारधारा कहती है कि बाह्य वस्तुओं से जो सुख प्राप्त होता है हमें, वो क्षणिक होता है। जैसे कि हम टीवी देखने का आनंद ले लें, भोजन का आनंद ले लें, घूमने का आनंद ले लें या खेल का आनंद ले लें, यह क्या है? यह क्षणिक होता है, यह पल भर के पश्चात समाप्त हो जाता है। लेकिन जब हम आत्मिक ज्ञान की अनुभूति कर लेते हैं, जब आंतरिक शक्तियों से हमें सुख मिलता है, तो वह सुख क्या होता है? अस्थायी होता है, शाश्वत होता है, वह सुख कभी समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यह आत्मिक सुख को महत्व देते हैं, आत्मज्ञान को महत्व देते हैं। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून। यह जो स्टोइकवादी विचारधारा है, यह प्रकृति को महत्वपूर्ण मानती है, नेचर को ही सर्वशक्तिशाली मानती है। यानी कि स्टोइकवाद में प्रकृति को ही सर्वोच्च महत्व दिया गया है। प्रकृति जिसको हम नेचर कहते हैं अंग्रेजी में, नेचर को यह सुप्रीमेसी स्थापित की गई है नेचर की, प्रकृति की। यही प्रकृति को मन मानते हैं, सद्बुद्धि मानते हैं, नियति मानते हैं, इत्यादि विभिन्न नामों से इनको पुकारते हैं। तो स्टोइकवादियों का मानना है कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य जो होता है वह प्रकृति के साथ एकाकार करना होता है। यानी कि मनुष्य जब अपने प्रकृति के साथ एकाकार कर ले, प्रकृति के साथ अपने को विलय कर ले, तो वह असीम सुख की अनुभूति कर सकता है। यानी कि जब उसमें विलय कर दिया है, तो ऐसा करके व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्रकृति के साथ एकाकार होना है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य जो है प्रकृति के साथ एकाकार होना है और प्रकृति में उसको विलय कर दिया है। प्रकृति में जीवन और विकास के जिन नियमों और विधियों का अनुकरण हम देखते हैं वे मानव के जीवन के रक्षक नियम हैं। यानी कि प्रकृति में जो नियम होता है, सारे नियम, प्रकृति के सारे नियम जो होता है मनुष्यों की रक्षा करती है और प्रकृति के अनुसार ही हमें आचरण करना पड़ता है। इनका कहना है, स्टोइकवादियों का कहना है, प्रकृति ही विराट सत्ता की अभिव्यक्ति है। यानी कि जो विराट सत्ता है वह कौन है? प्रकृति है। मनुष्य को चाहिए कि उस विराट सत्ता के प्रतिकूल कोई आचरण न करे। हमें प्रकृति के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करना चाहिए। जो भी आचरण करें हम प्रकृति के अनुसार करें। तो इनका यह मानना है कि प्रकृति के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति जो होता है वह किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, सांसारिक झंझटों में नहीं पड़ेगा, वह इन सब सांसारिक सुखों में नहीं पड़ेगा। वह प्रकृति के अनुरूप और प्रकृति के दिशा निर्देशों के अनुरूप आनंद की अनुभूति करता रहेगा। वह कहते हैं कि प्राकृतिक नियम जो होता है वह सार्वभौमिक होता है, सार्वभौम होते हैं, यूनिवर्सल होता है, नेचुरल लॉ इज यूनिवर्सल। ये प्राकृतिक नियम जो होता है वह सार्वभौमिक होता है। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, यह हर जगह समान होते हैं, चाहे वह भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, प्रकृति की सृष्टि के नियम सबके लिए समान होते हैं। प्राकृतिक कानून जो होता है वह सत्य होता है, अस्थायी होता है, शाश्वत होता है।
तो हम देखते हैं कि जो सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून की धारणा का प्रयोग जो होता है वह यूरोप में बढ़ने लगता है, यानी कि यूरोप के राजनीतिक चिंतन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सार्वभौमिक कानून का, सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून का गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि बाउल कहते हैं कि स्टोइक विचारकों की यह धारणा है कि प्राकृतिक कानून अथवा नियति का ऐसे संसार को अनुशासित करता है जिसमें कि पाप का प्राधान्य होते हुए भी अच्छे मनुष्यों का कर्तव्य उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा करना है, जो कि स्वयं में अपना पुरस्कार है। तो स्टोइकवादियों की यह जो देन होती है यह रोमन कानून के ऊपर पड़ती है और ईसाई जगत में पड़ती है, यानी कि ईसाई धर्म पर भी सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तीसरा सिद्धांत है सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता, जैसा कि प्लेटो और अरस्तु के समय हम देखते हैं कि जो नागरिकता होती है वो सीमित होती है, यानी कि यूनान के जो लोग होते हैं केवल यूनान के ही नागरिक होते हैं और यूनान में भी नागरिकों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो विश्व नागरिकता का विचार हालांकि सुकरात के बाद सिनिकवादियों ने और साइरेनिकवादियों ने दिया था, लेकिन वह सिद्धांत रूप में परिणित नहीं हो पाया था, व्यवहारिक रूप से उस पर अमल नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही अरस्तु के समय नगर राज्यों की धारणा का अवसान होता है, ये नगर राज्यों का स्थान एक विश्व राज ने ले लिया, विशाल साम्राज्य ने ले लिया, वैसे ही ये धारणा बलवती होने लगती है कि सारे मनुष्य जो हैं वह समस्त विश्व के नागरिक हैं। जैसा कि सिनिकवादियों ने या फिर इपिक्यूरियनवादियों ने, स्टोइकवादियों ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, सार्वभौमिक नागरिकता का प्रतिपादन किया। यह जो सार्वभौमिक नागरिकता का जो प्रतिपादन है यह सबसे पहले सिनिकवाद के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यह सिनिकवादी विचारधारा के द्वारा ही किया गया था और सिनिकवाद से अन्य विचारधाराओं ने सार्वभौमिक नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया, सार्वभौमिक नागरिकता का सिद्धांत ग्रहण किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि वे किसी नगर राज्य के नागरिक नहीं हैं बल्कि विश्व के नागरिक हैं। वह नगर राज्य के अब नागरिक नहीं रह गए हैं। अब जैसा कि विशाल साम्राज्य की स्थापना हो गई है तो हम पूरे विश्व के नागरिक हो गए हैं। जब नगर राज्य का पतन हो गया, यानी कि मेसिडोनिया के राजा फिलिप के द्वारा पतन हुआ, तो जो विश्व नागरिकता का जो धारणा थी, जो जीनो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वह लोकप्रिय होने लगी। जीनो के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था, जीनो के द्वारा जो धारणा प्रतिपादित की गई थी विश्व नागरिकता का या सार्वभौमिक नागरिकता का, तो वह अब लोकप्रिय होने लगता है। जैसा कि डनिंग महोदय कहते हैं, डनिंग महोदय कहते हैं कि जब यूनानी और बर्बर जातियों को पृथक करने वाली दीवार टूट गई, यानी कि जब यूनानी और बर्बर जातियों को पृथक करने वाली दीवार टूट गई तो एथेंस, थ्रेस, एशिया और मिस्र में रहने वाले व्यक्ति वस्तुतः एक ही राजनीतिक पद्धति के सदस्य बन गए और जो है विश्व नागरिकता का जो विचार है मनुष्यों के लिए स्वीकार्य हो गया। विश्व नागरिकता का विचार मनुष्यों के लिए स्वीकार्य हो गया, यानी कि सारे लोग स्वीकार करने लगे विश्व नागरिकता को, क्योंकि सब राज्य आपस में घुल मिल गए। जब सिकंदर के समय विश्व राज्य की स्थापना होती है, विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है, तो विभिन्न राज्यों के लोग आपस में घुल जाते हैं। अब यूनानी श्रेष्ठता का भाव खत्म हो जाता है। विभिन्न लोग आपस में घुल मिल जाने के कारण उनमें बंधुत्व की स्थापना होती है, समानता की स्थापना होती है और फिर विश्व नागरिकता का भाव जागृत हो जाता है। चौथा पॉइंट है समानता एवं बंधुत्व। समानता एवं बंधुत्व की धारणा। स्टोइकवादी दर्शन समानता पर महत्व देती है, भाईचारे पर महत्व देती है, क्योंकि इनका ही मानना होता है कि प्राकृतिक कानून समान है, सबके लिए समान है। प्रकृति के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।
प्रकृति अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करती, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति के कानून पूरे विश्व में समान हैं। तो चूंकि सारे व्यक्ति प्रकृति की ही संतान हैं, सारे व्यक्ति प्रकृति की ही संतान हैं, तो व्यक्तियों में असमानता क्यों? सारे व्यक्ति भी समान हैं, यानी कि सभी व्यक्ति उसी के सदस्य हैं। इसी संपूर्ण ये जो संपूर्ण विश्व है, यह जो संपूर्ण विश्व है वह एक बृहद परिवार है और सारे लोग इस बृहद परिवार के सदस्य हैं। सभी व्यक्तियों में बंधुत्व का संबंध है, सभी व्यक्तियों में भाईचारे का संबंध है। न कोई अमीर है, न कोई गरीब है, न कोई राजा है, न कोई दास है, सारे व्यक्ति समान हैं। तो स्टोइकवादी विचारधारा कहती है कि फिर असमानता का औचित्य ही नहीं है। जब सारे लोग समान हैं तो असमानता का औचित्य ही नहीं है। तो इस प्रकार स्टोइकवादी विचारधारा यूनानी जातियों को और बर्बर जातियों को, कुलीन को, जनसाधारण को, गरीब अमीर सबको समान समझती हैं। वह ये मानते हैं कि सब मनुष्य ईश्वर के पुत्र हैं। सब मनुष्य किसके पुत्र हैं? ईश्वर के पुत्र हैं और आपस में भाई भाई हैं। और इस प्रकार पूरा विश्व जो है वह हमारा परिवार है। तो हम देखते हैं कि स्टोइकवाद की ये जो धारणा होती है कितनी आधुनिक प्रतीत होती है। यह जनतंत्रवाद की एक आधारभूत मान्यता का सूचक है। मान्यता यानी कि समानता का सूचक है। वर्तमान में हम देखते हैं कि समानता स्थापित हो चुकी है, बंधुत्व की भावना स्थापित हो चुकी है और राष्ट्रों के बीच भी समानता और बंधुत्व की भावना स्थापित हो चुकी है। तो ये जो समानता और बंधुत्व का भाव देखते हैं, यह हम देखते हैं कि स्टोइकवादियों में यह विचारधारा पाई जाती है। इसीलिए बारकर कहते हैं, बारकर महोदय का कहना है, बारकर महोदय का कहना है, जीनों ने यह उद्घोषणा की थी कि मनुष्य स्वतंत्र है, अन्य मनुष्यों के समान है और उनके साथ मानव बंधुत्व के सूत्र में बंधा हुआ है। सारे मनुष्य मानव बंधुत्व के सूत्र में बंधा हुआ है। और यही उद्घोषणा फ्रांस ने भी अपने मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में की। यानी कि फ्रांस में जो 1789 में क्रांति होती है उसमें हम देखते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना की जाती है। यानी कि इसी आधार पर क्रांति होती है, समानता के आधार पर, बंधुत्व के आधार पर क्रांति होती है। तो इस तरह से जो स्टोइकवादी विचारधारा होती है वो समानता पर बल देती है, बंधुत्व पर बल देती है। पांचवा पॉइंट, इच्छा शक्ति की सर्वोच्चता। इच्छा शक्ति की सर्वोच्चता। नेक्स्ट पॉइंट है इच्छा शक्ति की सर्वोच्चता। स्टोइकवाद की यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा शक्ति सर्वोपरि होती है। यानी कि इच्छा शक्ति जो होती है वह सर्वोच्च होती है। हर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होती है। और इनका यह कहना है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर ले, जो बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप अपनी इच्छा शक्ति को बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर लेता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आनंद की अनुभूति कर लेता है। यानी इच्छा शक्ति को यदि हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने को स्वयं को आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। तो इनका ये मानना है कि मनुष्य, हर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति होता है, लेकिन जो व्यक्ति इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर लेता है, संयमित कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, या जिसके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, अदम्य इच्छा शक्ति होती है, वह बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होकर, यानी कि बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होकर भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रायः ऐसे व्यक्तियों को हम स्टोइक कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को स्टोइक कहते हैं जो कि सांसारिक सुखों और दुखों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हों, जिनको न सुख की चिंता है न दुख की चिंता हो, और प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहता हो, वह प्रत्येक स्थिति में संतुष्ट रहता हो और असाधारण आत्म संयम का जीवन व्यतीत करता हो। तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे? स्टोइकवादी कहेंगे या स्टोइक कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को स्टोइक कहेंगे जो आत्मनियंत्रण कर लेता हो, जो इच्छा शक्ति का दमन कर लेता है, जो संयमित जीवन व्यतीत कर लेता है और संयमित जीवन व्यतीत करके उसको न तो सुख की अनुभूति होती है न तो दुख की अनुभूति होती है, यानी कि सुखों और दुखों की उपेक्षा का भाव रखता है। वह अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर लेता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को हम स्टोइकवादी विचारधारा स्टोइक कहते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव
प्रभाव। यद्यपि कि स्टोइकवादी दर्शन की तीव्र आलोचना की जाती है, उसे आदर्शवादी करार दिया जाता है, उसे आदर्शवादी कहा जाता है, निरर्थक कहा जाता है, अव्यवहारिक कहा जाता है, फिर भी उसने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ी है, अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उसने विश्व के लिए मानव समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व और प्राकृतिक नियमों के स्पष्ट विचार दिए हैं। विश्व के लिए उसने मानव समानता, मानव बंधुत्व, विश्व नागरिकता और प्राकृतिक कानून का स्पष्ट विचार उसने दिया है। और स्टोइकवाद को समझ लेने से हमें इनका विकास करने में काफ़ी सहायता मिलती है। प्राकृतिक कानून क्या है, इसका विकास करने में काफ़ी सहायता मिलती है। स्टोइकवादी दर्शन ने मानवता, समानता, विश्व राज्य, बंधुत्व के विचारों का मध्ययुगीन और आधुनिक युगीन दार्शनिकों को बहुत प्रभावित किया है। यानी कि स्टोइकवाद जो है यह मध्ययुगीन दार्शनिकों को प्रभावित किया है और साथ ही साथ आधुनिक युगीन दार्शनिकों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि इसने समानता का विचार दिया, बंधुत्व का विचार दिया, प्रकृति का, विश्व राज्य का विचार दिया, विश्व राज्य का विचार दिया, मानवता का विचार दिया। इन विचारों के द्वारा इसने मध्ययुगीन के साथ साथ आधुनिक विचारधारा को भी प्रभावित किया है, आधुनिक चिंतकों को भी इसने प्रभावित किया है। जैसा कि जॉन बाउल का कहना है, जॉन बाउल जैसा कि जॉन बाउल कहते हैं कि इसने कर्तव्य निष्ठा की भावना को बढ़ाकर उसी के अनुपात में राजनीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। इसने कितने ही रोमन प्रशासकों के नैतिक उत्साह को बढ़ाया तथा रोमन कानून की आत्मा को ऊंचा उठाया। सिसरो जैसा रोमन का महान दार्शनिक जो होता है वह भी इससे प्रभावित होता है। सिसरो जैसा महान जो दार्शनिक होता है वह इन सारी विचारधाराओं से प्रभावित होता है और वह कानून का विचार देता है। वह सिसरो जो होता है एक रोम का विधि शास्त्री होता है और विधि में इस सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून को लागू किया और इसी का प्रभाव था कि रोम में सार्वभौमिक कानून को लागू किया गया, समानता के सिद्धांत को लागू किया गया। रोम में कानून जो थे सबके लिए समान थे, न्याय भी सबके लिए समान थे। इसी तरह से डनिंग महोदय कहते हैं, डनिंग महोदय का कहना है कि ईसाईयत ने रोमन साम्राज्य में सिद्धांत और व्यवस्था की दृष्टि से स्वीकार किए जाने वाले इन विचारों को ग्रहण किया और गंभीरतम परिणामों के साथ वर्तमान युग को प्रदान किया। यानी कि इसके जो प्रभाव थे ईसाईयत विचारधारा पे भी पड़ता है, ईसाई धर्म पर भी पड़ता है और ईसाईयत ने इसको अपनाया और उसको संशोधित रूप में वर्तमान युग को प्रदान किया। तो इस तरह से हम देखते हैं जो स्टोइकवादी विचारधारा है वह आत्मिक सुख पर बल देती है, सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून पर बल देती है, सार्वभौमिक नागरिकता में विश्वास करती है, समानता और बंधुत्व में विश्वास करती है और इच्छा शक्ति की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। तो इस तरह से एपिक्यूरियनवादी विचारधारा जो है वह भी विश्व नागरिकता की स्थापना पर बल देती है, लेकिन इनके केवल साधन अलग हैं। इनके लक्ष्य जो एक ही हैं, यानी कि सबका लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्त करना। एपिक्यूरियनवादी विचारधारा जहां भौतिक सुख पर बल देती है वहीं स्टोइकवादी विचारधारा जो है आत्मिक सुख पर बल देती है। इनका ये कहना है कि हम इच्छाओं का दमन करके अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टोइकवादी विचारधारा से अवगत कराया। स्टोइकवादी विचारधारा, स्टोइकवाद क्या है। मैं आपको सुकरात के पूर्व राजनीतिक दर्शन बतला चुका हूं और जो यह एपिक्यूरियनवाद है, जो स्टोइकवाद है, यह अरस्तु के पश्चात इसका उद्भव होता है। हालांकि आपके सिलेबस में यह फर्स्ट यूनिट में दे दिया है, इसके बाद प्लेटो और अरस्तु दिया है। तो मेरा जो अगला टॉपिक अब होगा वो प्लेटो से शुरू होगा। मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।